नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। न्यूज एट 10 लेकर हाजिर हूं मैं कृतिका और अगले 1 घंटे में हम बात करेंगे देश दुनिया की तमाम बड़ी और छोटी खबरों की, जिसमें मुख्य तौर पर बात होगी प्रधानमंत्री के द्वारा लिखे गए एक पत्र की, जो देशवासियों के लिए प्रधानमंत्री ने पत्र लिखा है। उस पत्र में क्या कुछ खास है उस पर हम जिक्र करेंगे, लेकिन साथ ही एग्जिट पोल के बाद में एक अच्छी खबर इस वक्त सामने आई है। जहां एक तरफ एग्जिट पोल निकलकर सामने आए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ एग्जिट पोल के बाद में आज सोमवार का दिन है और बाजार सेंसेक्स और निफ्टी अच्छी बढ़त के साथ खुले हैं। इस पर भी विस्तार से हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा अन्य खबरों पर भी नजर डालेंगे, लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं 10 बजे की सुर्खियां। कन्याकुमारी में साधना से निकले नए संकल्प। साधना पूरी करने के बाद प्रधानमंत्री ने देशवासियों के नाम लिखा पत्र। कहा, भारत का गवर्नेंस मॉडल दुनिया के कई देशों के लिए बना उदाहरण। सिर्फ 10 सालों में 25 करोड़ लोगों का गरीबी से बाहर आना अभूतपूर्व। किसकी बनेगी सरकार, फैसले का काउंटडाउन हुआ शुरू। कल होने वाली मतगणना को लेकर निर्वाचन आयोग ने किए व्यापक इंतजाम। चुनाव आयोग आज करेगा प्रेस कॉन्फ्रेंस। पश्चिम बंगाल के बारासात और मथुरापुर लोकसभा सीटों के एक मतदान केंद्र पर पुनर्मतदान आज। दोनों केंद्रों पर 1 जून को हुआ था मतदान। गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए विपक्ष ने की थी पुनर्मतदान की मांग। लोकसभा चुनाव के लिए एग्जिट पोल के अनुमानों से झूमा बाजार। सेंसेक्स 2600 अंक उछलकर 76,500 के पार खुला। निफ्टी 800 अंक चढ़ा। यूपीआई ने रचा इतिहास। मई में 20,45,000 करोड़ रुपए का हुआ लेन देन। 14 अरब से ज्यादा रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन। बढ़ते तापमान के बीच दिल्ली में गहराता जा रहा है जल संकट। आरोपों से घिरी दिल्ली सरकार शीर्ष अदालत पहुंची। पानी जारी करने के हरियाणा को निर्देश देने की मांग वाली याचिका पर आज होगी सुनवाई। भीषण गर्मी से अभी नहीं मिलेगी कोई राहत। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों में हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में भीषण गर्मी का जताया अनुमान। और खेल की खबरों में फ्रेंच ओपन में दिखेगा भारतीय खिलाड़ियों का जलवा। पुरुष युगल के तीसरे दौर में श्रीराम बालाजी और मिगेल एंजल की जोड़ी का सामना भारत के रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एबडेन की जोड़ी के साथ। तो ये थी 10 बजे की मुख्य हेडलाइंस, और अब खबरों में विस्तार से बात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को संबोधित करते हुए एक पत्र लिखा, और ये पत्र प्रधानमंत्री ने 1 जून को कन्याकुमारी में 45 घंटे की अपनी साधना के पश्चात दिल्ली वापस लौटते हुए हवाई जहाज में लिखा था। प्रधानमंत्री ने पत्र के माध्यम से संदेश दिया कि कन्याकुमारी में साधना से नए संकल्प निकले हैं। उन्होंने पत्र में लिखा कि लोकतंत्र की जननी में लोकतंत्र के सबसे बड़े महापर्व का एक पड़ाव 1 जून को पूरा हुआ है। 24 के इस चुनाव में कितने ही सुखद संयोग बने। प्रधानमंत्री ने अपने इस पत्र में लिखा कि अमृतकाल के इस प्रथम लोकसभा चुनाव में मैंने प्रचार अभियान आपको बता दें कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की प्रेरणा स्थली मेरठ से शुरू किया, और मां भारती की परिक्रमा करते हुए इस चुनाव की मेरी आखिरी सभा पंजाब के होशियारपुर में हुई। प्रधानमंत्री ने अपने पत्र में कोरोना काल का भी जिक्र किया। उन्होंने लिखा कि जब गरीब और विकासशील देशों को लेकर आशंकाएं व्यक्त की जा रही थी, लेकिन भारत के सफल प्रयासों में तमाम देशों को हौसला भी मिला और सहयोग भी मिला है। साथ ही इस पत्र में प्रधानमंत्री ने देश के गवर्नेंस मॉडल का भी जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने लिखा कि आज भारत का गवर्नेंस मॉडल दुनिया भर के कई देशों के लिए मिसाल बन गया है। सिर्फ 10 साल में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से ऊपर उठाना अभूतपूर्व है। प्रधानमंत्री ने लिखा कि भारत का डिजिटल इंडिया अभियान आज पूरे विश्व के लिए एक उदाहरण है कि हम कैसे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल गरीबों को सशक्त करने में, पारदर्शिता लाने में, उनके अधिकार दिलाने में कर सकते हैं। भारत में सस्ता डेटा आज सूचना और सेवाओं तक गरीब की पहुंच सुनिश्चित करके सामाजिक समानता का माध्यम बन रहा है। प्रधानमंत्री ने पत्र में G20 का भी जिक्र किया।
पीएम ने लिखा कि G20 की सफलता के बाद से विश्व भारत की भूमिका को और अधिक मुखर होकर स्वीकार कर रहा है और आज भारत को ग्लोबल साउथ की एक सशक्त और महत्वपूर्ण आवाज के रूप में स्वीकार किया जा रहा है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने अपने पत्रों में लिखा कि भारत को विकसित भारत बनाने के लिए हमें श्रेष्ठता को मूल भाव बनाना होगा। हमें स्पीड, स्केल, स्कोप और स्टैंडर्ड्स चारों दिशाओं में तेजी से काम करना होगा। प्रधानमंत्री ने लोगों को प्रेरित करते हुए लिखा कि हम अगले 25 वर्ष केवल और केवल राष्ट्र के लिए समर्पित करें। मैं देश की ऊर्जा को देखकर ये कह सकता हूं कि लक्ष्य अब दूर नहीं है। आइए तेज कदमों से चलें, मिलकर चलें, भारत को विकसित बनाएं। और वहीं लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और कल होने वाली मतगणना के लिए तैयारियां भी चाक चौबंद की जा रही हैं। कल लोकसभा चुनाव के मैदान में उतरे 8,360 उम्मीदवारों के राजनीतिक किस्मत का फैसला होगा। लोकसभा चुनाव 2024 में देश की कुल 542 लोकसभा सीटों के लिए 7 चरणों में मतदान हुआ। लोकसभा चुनाव के दौरान 4 राज्यों अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, ओडिशा और आंध्र प्रदेश में विधानसभा चुनाव भी हुए, जिसमें से 2 राज्यों के परिणाम रविवार को आ भी चुके हैं। बाकी 2 विधानसभा चुनाव की मतगणना लोकसभा चुनाव के साथ ही 4 जून को होगी। देश के 29 राज्य और 7 संघ शासित प्रदेशों में आम चुनाव की शुरुआत 19 अप्रैल से हुई थी और 1 जून को अंतिम चरण के तहत किए गए मतदान के साथ ही आम चुनाव की मतदान प्रक्रिया भी संपन्न हुई। चुनाव आयोग ने होम वोटिंग समेत कई नई पहलों की भी शुरुआत की ताकि दुनिया के सबसे बड़े चुनावी मैराथन में ज्यादा से ज्यादा मतदाता बढ़ चढ़कर हिस्सा ले सकें। चुनाव आयोग पूरे जोर शोर से मतगणना की तैयारियों में जुट गया है। पर्यवेक्षकों और मतगणना दलों को परिपत्र बांटे जा चुके हैं। साथ ही हीट वेव से बचाव के लिए पर्याप्त ORS, मेडिकल किट एवं मेडिकल टीम भी मतगणना स्थल पर मौजूद रहेगी। इसके साथ ही चुनाव आयोग आज दिन में 12:30 बजे एक प्रेस वार्ता का आयोजन करेगा, जिसमें लोकसभा चुनाव के लिए कल यानी कि 4 जून को होने वाली वोटों की गिनती को लेकर के ये प्रेस वार्ता रहेगी। आपको बता दें कि 1 जून को लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण का मतदान समाप्त होने के साथ ही सभी की निगाहें 4 जून पर टिक चुकी हैं। आज होने वाली इस प्रेस वार्ता से एक दिन पहले बीते कल 2 जून को भाजपा और इंडी गठबंधन के नेताओं ने निर्वाचन आयोग से मुलाकात भी की थी। इस मुलाकात में भाजपा ने मतगणना और परिणामों की घोषणा के दौरान चुनावी प्रक्रिया की सुरक्षा सुनिश्चित करने का अनुरोध किया था। तो वहीं इंडी गठबंधन के प्रतिनिधिमंडल ने पोस्टल बैलेट की गिनती के मुद्दे पर भी बात की। और न्यूज़ 10 में खबरों का सिलसिला लगातार जारी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ। डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के रेगुलर मसाज से जॉइंट हेल्थी रहते हैं और अगर प्रॉब्लम बहुत पुरानी है तो डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। Curiosity can take you to some out of the world places. Curious about this place? Scan this QR code before I take it off with my Seat tires. Seat, crafted for the curious. बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार निर्माण का रियल हीरो। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए कि इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। समझ कर इन्वेस्ट कर। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का नया और न्यूज़ 10 में आप बढ़ेंगे आगे, जहां पश्चिम बंगाल के बारासात और मथुरापुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में एक मतदान केंद्र पर आज पुनर्मतदान हो रहा है। आज सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक यहां नए सिरे से मतदान हो रहा है। वहीं आपको बता दें कि इन दोनों ही केंद्रों पर 1 जून को मतदान हुआ था। कई दलों ने इन केंद्रों पर गड़बड़ियों का भी आरोप लगाते हुए फिर से मतदान कराने की मांग की थी, जिसके बाद चुनाव आयोग यहां दोबारा चुनाव करा रहा है।
भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय पश्चिम बंगाल की स्थिति पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया। अमित मालवीय ने लिखा कि ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल को पुलिस राज्य बना दिया है। पूरे बंगाल से बीजेपी के मतगणना एजेंटों को डराने, धमकाने और गैर कानूनी तरीके से गिरफ्तार करने की खबरें आ रही हैं, लेकिन टीएमसी हमें रोक नहीं पाएगी। बंगाल के लोग बीजेपी के साथ हैं। तो आपको बता दें कि अमित मालवीय की तरफ से ये ट्वीट किया गया। और वहीं आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के प्रचार अभियान में वैसे तो सभी दलों और नेताओं ने अपनी अपनी ताकत झोंकी थी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रचार अभियान बेहद ही धुआंधार रहा है। प्रधानमंत्री ने 75 दिन में 200 से ज्यादा चुनावी कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री की रैलियों और रोड शो में भारी जन सैलाब भी देखने को मिला है। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। पिछहत्तर दिन 200 से ज्यादा चुनावी कार्यक्रमों में हिस्सेदारी और इनकी बराबरी तो छोड़िए, दूर दूर तक कोई पक्ष और विपक्ष का नेता भी आसपास नहीं। भीषण गर्मी के बीच एक जगह से दूसरी जगह की यात्रा के साथ ही एक दिन में औसतन 3 से 4 जनसभाएं, वो भी बिना थके और बिना थमे। ये संभव हो पाया उस दृढ़ इच्छा शक्ति की वजह से जो भारत को ऐसे मुकाम पर ले जाने को तत्पर हैं जिसके छत्र के नीचे दुनिया के तमाम देश आ सकें। भारत आज जब नई रफ्तार से आगे बढ़ रहा है तो पूरी दुनिया देख रही है। आज पूरी दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। ये आपका वोट जिसने मोदी को मजबूत बनाया और मोदी की मजबूत सरकार ने दुनिया में भारत का झंडा फहरा दिया। चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही पीएम मोदी ने दक्षिण भारत के 5 राज्यों में जनसभाओं को संबोधित किया। मिशन साउथ के तहत पीएम मोदी ने हर इलाके में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। वो वहां भी पहुंचे जहां पिछले लोकसभा चुनावों के दौरान भाजपा का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। उन्होंने दक्षिण भारत में कुल 32 चुनावी कार्यक्रमों में हिस्सा लिया और वहां की सांस्कृतिक अस्मिता को जागृत करने के साथ ही जनता से भाजपा के पक्ष में मतदान करने की अपील की। इस दौरान उन्होंने कच्चातीवू द्वीप का मुद्दा भी जोर शोर से उठाया, जिसे कांग्रेस की सरकार ने श्रीलंका को दे दिया था। मिशन साउथ के तहत पीएम मोदी ने भाजपा की टीम के साथ साथ भगवा लहराने का पुख्ता बंदोबस्त तो किया ही, साथ ही पश्चिम से लेकर पूरब और उत्तर से पूर्वोत्तर तक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की धमक देखी गई। उन्होंने प्रत्येक जनसभा में विपक्ष पर तीखा हमला बोला। सबसे ज्यादा पीएम कांग्रेस के विरासत टैक्स वाले बयान पर बिफरे। कांग्रेस ने ऐसी घोषणा की है कि अब आप अपना खेत, खलियान, घर, दुकान जो आपकी मेहनत से बना है, जिसके मालिक आप हैं, अब आप अपने बच्चों को नहीं दे पाएंगे। कांग्रेस का कहना है, शाहजादे के गुरु कह रहे हैं कि अब उसमें से आधे से अधिक कांग्रेस सत्ता में आई तो वो उसको हड़प लेंगे। ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर भी पीएम मोदी ने 2 टूक लहजे में जवाब दिया और कहा कि उनके रहते कोई भी इसमें सेंधमारी नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि वो किसी भी कीमत पर ओबीसी कोटे का आरक्षण मुसलमानों को नहीं देने देंगे। जब तक मोदी जिंदा है, मैं SC, ST, ओबीसी और अति पिछड़ों के हकों को छीनने नहीं दूंगा। ये मोदी की गारंटी है। मोदी के लिए संविधान सर्वोपरि है। मोदी के लिए बाबा साहब आंबेडकर की भावना सर्वोपरि है।
इंडिया अलायंस को अपने वोट बैंक की गुलामी करनी है तो करें। मैं एससी, एसटी, ओबीसी आरक्षण के साथ डट करके खड़ा हूं, खड़ा रहूंगा, जब तक जान है लड़ता रहूंगा। अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो या कश्मीर में धारा 370 को खत्म करना, पीएम ने विरासत से विकास के मंत्र को अपने संबोधनों में प्रमुखता दी। इस चुनाव में पीएम मोदी ने 2019 के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया। 5 साल पहले 68 दिनों में उन्होंने 145 जनसभाओं को संबोधित किया था। इस बार राजनीतिक दलों को प्रचार के लिए 76 दिनों का वक्त मिला था। पीएम मोदी ने लोकसभा चुनाव के 7 चरणों के लिए विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में रैलियां की। जिन प्रमुख राज्यों में उन्होंने सबसे अधिक रोड शो और रैलियां की, उनमें उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और ओडिशा शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और न्यूज़ 10 में खबरों का सिलसिला यूं ही लगातार जारी। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ। Curiosity can take you to some out of the world places. Curious about this place? Scan this QR code before I take it off with my Seat tires. Seat, crafted for the curious. Happy birthday, my dear. अरे ये क्या? एप्सिलॉन मेरी नई स्कूटी के लिए। ओए बनो सयानी, नहीं तो पैसों पे फिर जाएगा पानी। मतलब? सुनो, ऑनलाइन लर्निंग ऐप्स को जांच परख कर आरबीआई अधिकृत बैंक एनबीएफसी से ही आप लोन लीजिए। और अधिकृत ऐप्स या जान लोगों से निजी जानकारी शेयर करना यानी धोखा। दादू बन गई सियानी। गिफ्ट नहीं खोलेंगे? आरबीआई कहता है इनसे सुनिए। जानकार बनिए, सतर्क रहिए। तेरी होने वाली मदर इन लोग कुछ ज्यादा ही ट्रेडिशनल है। ट्रेडिशनल लोग ज्यादा इमोशनल होते हैं। तो भाई साहब, अब कोई किसी की लाइफ में आग नहीं लगा पाएगा। समर कूल, जो हर दिल करे कबूल। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है, IPF। लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है, तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। न्यूज़ 10 में बढ़ेंगे आगे, जहां जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा कर्मियों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ इस वक्त चल रही है। और ये मुठभेड़ पुलवामा जिले के निहामा इलाके में हो रही है। पुलिस और सुरक्षा बल के संयुक्त दल ऑपरेशन को इस वक्त अंजाम दे रहे हैं। वहीं त्रिपुरा के सिपाही जाला के कलमचेरा के पास बांग्लादेश बॉर्डर पर ड्यूटी के दौरान बीएसएफ कांस्टेबल को घायल कर उसके हथियार और रेडियो सेट छीनने की घटना इस वक्त सामने आई है। और इस घटना के बाद भारत की ओर से कड़ा विरोध जताया गया। कमांडेंट स्तर की फ्लैग मीटिंग हुई और छीने गए हथियार एवं रेडियो सेट वापस लौटाए गए। जानकारी के अनुसार 2 जून को बीएसएफ कांस्टेबल भोले बीएसएफ की सीमा चौकी कलमचेरा क्षेत्र में भारत बांग्लादेश सीमा पर ड्यूटी कर रहे थे। दोपहर इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस कर बाढ़ गेट के पास इकट्ठा हो गया। ये लोग चीनी तस्करी करने के इरादे से यहाँ पर जमा हुए थे। कांस्टेबल भोले ने जब इन लोगों को रोका तब उपद्रवी गाली गलौज करने लगे। उपद्रवियों ने भोले से मारपीट की और उनके हथियार और रेडियो सेट छीन लिए। जैसे ही इसकी सूचना बीएसएफ के सीनियर अधिकारियों को हुई, वो तुरंत हरकत में आए। बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश के साथ कमांडेंट स्तर की फ्लैग मीटिंग बुलाई गई और इस मीटिंग में बीएसएफ ने इस घटना पर तीव्र विरोध जताया। फ्लैग मीटिंग के दौरान छीने गए हथियार और रेडियो सेट को बीजीबी ने बीएसएफ को वापस सौंप दिया है। और चलिए अब बात करते हैं लद्दाख की, जहां 25वें कारगिल विजय दिवस समारोह के हिस्से के रूप में भारतीय सैनिकों की बहादुरी और बलिदान को श्रद्धांजलि दी गई। भारतीय सेना की टाइगर हिल ब्रिगेड ने इसके लिए मानव पुस्तकालय कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें कारगिल युद्ध में लड़ने वाले जांबाज जवानों को सम्मानित कर कारगिल युद्ध में अपने प्राणों की आहुति देने वाले शहीदों को नमन किया गया। समारोह की शुरुआत में सेवानिवृत्त कर्नल अभय ने तिरंगा फहराया
और इसी के साथ वीर चक्र से सम्मानित जवान ने कारगिल युद्ध के दौरान मिली फतह के किस्से भी साझा किए। गौरतलब है कि कारगिल विजय दिवस हर साल 26 जुलाई को मनाया जाता है। मैं ऑनर कैप्टन श्रीस्तोप्तन वीर चक्र। तो 25 साल के बाद हम फिर से यहाँ पर आया है और बुलाया गया है 192 ब्रिगेड कमांडर साहब और 10 CKCO साहब और तमाम रैंक्स को धन्यवाद कहना चाहूँगा कि आज से 25 साल पहले हमने इस इलाके में लड़ाई लड़ा गया है और फतेह हासिल किया था। हमको वीर चक्र और मेरा कंपनी कमांडर को महावीर चक्र से नवाजा गया और बाकी मेरे टीम को सेना मेडल वगैरह से नवाजा गया है। तो ये हमको आज यहाँ पर आने पर बहुत खुशी है। वहीं महाराष्ट्र के कोल्हापुर स्थित करंबा सेंट्रल जेल में 70 वर्षीय कैदी मुन्ना उर्फ मोहम्मद अली खान उर्फ मनोज कुमार भंवरलाल गुप्ता की कुछ अन्य कैदियों ने पीट कर हत्या कर दी, जिसके बाद करंबा सेंट्रल जेल में अफरा तफरी का माहौल बन गया। मृतक कैदी 1993 में मुंबई के बम विस्फोट हमले का आरोपी था। जेल में अन्य कैदियों के एक समूह ने बेरहमी से उसकी पिटाई की और जिससे उसकी मौत हो गई। और न्यूज 10 में आगे बढ़ते हुए अब बात मौसम की कर लेते हैं, जहां मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों में पश्चिमोत्तर, मध्य और पूर्वी भारत में भीषण गर्मी में कमी आने का अनुमान व्यक्त किया है। मौसम विभाग ने कहा कि हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में भीषण गर्मी की स्थिति बनी रहेगी। भीषण गर्मी की स्थिति इस महीने की 4 तारीख तक जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा में भी रहेगी। मौसम विभाग ने देश के शेष हिस्सों में अधिकतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया और नहीं आने का अनुमान व्यक्त किया है। तो मौसम विभाग की तरफ से जो भीषण गर्मी पड़ रही है उसमें फिलहाल कोई राहत मिलने की उम्मीद अभी नजर नहीं आ रही है। उत्तर भारत में भीषण गर्मी का जो प्रकोप है वो फिलहाल यूं ही जारी रहेगा। हालांकि पूर्वोत्तर भारत में हल्की से मध्यम बारिश का भी अनुमान मौसम विभाग की तरफ से जताया गया है। थोड़ी बहुत बारिश जरूर हो सकती है, लेकिन गर्मी से कोई खास राहत अभी हाल ही में मिलने वाली नजर नहीं आ रही है। और इसी पर ताजा अपडेट ले लेते हैं। हमारे साथ में हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं दिल्ली से संध्या शर्मा और बाड़मेर से लक्ष्य आर्या इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले संध्या आपके पास में आना चाहेंगे। दिल्ली की अगर हम बात करें तो लगातार गर्मी का जो प्रकोप है वो जारी है और इस भीषण गर्मी में लोगों ने एसी और कूलर का भी लोग सहारा ले रहे हैं, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं एक समय के बाद में फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। कोई खास राहत उनसे भी लोगों को नहीं मिल रही है। प्रशासन की तरफ से क्या कुछ व्यवस्था है और मौसम विभाग क्या कुछ अनुमान जता रहा है? संध्या जी कृतिका, आपको बता दूं कि आज भी यहाँ पर सूरज की तपिश का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। मौसम विभाग की अगर बात करें तो ये पूरा सप्ताह लगभग 45 डिग्री अधिकतम तापमान के साथ दिल्ली वासियों को गुजारना होगा। अगर बीते कल की बात करें तो यहाँ पर 42.8 डिग्री के आसपास तापमान रहा है, यानी कि लगभग 43 डिग्री तापमान। तो यही हालत इस पूरे सप्ताह में रहेगी और मौसम विभाग और साथ ही साथ स्वास्थ्य विभाग जो लोगों को हिदायत दे रहा है तो ज्यादा से ज्यादा पेय पदार्थों का इस्तेमाल करें, घरों से बाहर ना निकलें। अगर बहुत ही जरूरी है घरों से बाहर निकलना तो आप कुछ ऐसे खास इंतजामात करके निकलें जिसकी वजह से आप लू से राहत या लू से अपने आप को बचा सकें, क्योंकि लू की भी मौसम विभाग ने संभावना जताई है कि लू के थपेड़ों का भी लोगों को सामना करना पड़ेगा। ये तो हुई उत्तर भारत की बात और दक्षिण और दिल्ली की बात, लेकिन आपको बता दें कि केरल में जहां मानसून ने दस्तक दे दी है तो दक्षिण पश्चिम का जो इलाका है वहां पर ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है और साथ ही ये भी बताया गया है कि लगभग 11 से 20 सेंटीमीटर की भारी बारिश हो सकती है। यानी कि राजधानी में जहां पर भीषण गर्मी से लोगों को सामना करना पड़ रहा है तो वहीं दक्षिण पश्चिम का जो इलाका है वहां पर लोगों को बारिश से दो चार होना पड़ रहा है। न केवल दो चार बल्कि यहाँ पर ऑरेंज और कई इलाकों में, यानी कि केरल के एर्नाकुलम में जहां ऑरेंज अलर्ट है तो वहीं पर कोई और स्थान ऐसे है जहां पर येलो अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। तो ये पूरा सप्ताह जो है दिल्ली
वासियों को राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। हालांकि ये जरूर संभावना मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है कि रात में जरूर धूल भरी आंधी या हवा चल सकती है, जिसकी वजह से तापमान में हल्की गिरावट दर्ज की जा सकती है, लेकिन दिन का तापमान और तपिश लगातार जारी रहेगी। बिल्कुल संध्या, और मौसम विभाग ने फिलहाल अभी राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं जताई है। आपके पास वापस आएंगे, इस वक्त लक्ष्य आर्य भी हमारे साथ बने हुए हैं राजस्थान के बाड़मेर से। लक्ष्य, अगर हम राजस्थान की बात करें तो वहां पर गर्मी ने किस तरीके से सितम ढाया है? क्योंकि जो बाड़मेर है वो राजस्थान के जो जिसमें सबसे ज्यादा तापमान दर्ज किया गया है, बाड़मेर, फलौदी, पिलानी, ये वो जिले हैं जो पश्चिमी राजस्थान की सट के जिले हैं, और यहाँ पे जो गर्मी है वो सर्वाधिक पड़ती है। हालांकि कल जोधपुर और पाली जिलों में थोड़ी हल्की से मध्यम दर्जे की बूंदाबांदी बारिश हुई, परंतु उसके बावजूद आज जो बाड़मेर में स्थिति है, गर्मी के थपेड़ों से कोई राहत नहीं है। आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। मैं अभी दिन के समय में जिस प्रकार रोड पे खड़ा हूं तो जो सड़कें हैं वो सूनी नजर आ रही हैं। यहाँ पे जो तापमान है, अभी दोपहर का समय शुरू हुआ है कि तापमान 45 डिग्री के आसपास पहुंचने को जा रहा है। वहीं जो प्रदेश भर में जो अधिकांश जिले हैं वहां पे ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। कुछ जो पश्चिमी राजस्थान के सट के जिले हैं, जहां जो थार के लटके जिले हैं, जहां पे जो जिसमें बाड़मेर शामिल है, जैसलमेर शामिल है, बीकानेर शामिल है, यहाँ पे रेड अलर्ट जारी किया गया है, क्योंकि जो गर्मी है, जो लू का और जो तापघात है वो सर्वाधिक यहाँ पे रहती है। जो गर्मी के थपेड़े हैं उनसे जनजीवन प्रभावित हो रहा है। मैं बात करूं प्रशासन की, तो प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है, क्योंकि पेयजल राजस्थान में एक बड़ी समस्या है। मुख्यतः जो पश्चिमी जो जिले हैं वहां पे पेयजल की बड़ी समस्या रहती है, क्योंकि यहाँ पे जो पानी की सप्लाई है वो नियमित रूप से नहीं हो पाती है। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने यहाँ पे निर्बाध सप्लाई के जो चीजें हैं उनको सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि यहाँ पे जो पानी की सप्लाई है वो निर्बाध तरीके से लगातार सुनिश्चित की जाए। वहीं पेयजल को लेकर जहां जनजीवन प्रभावित है, वहीं दूसरी ओर जो लू के थपेड़े हैं उनसे जनजीवन प्रभावित हो रहा है। तो लगातार जो गर्मी का पारा है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं मौसम विज्ञान केंद्र का अंदेशा है कि आगामी दिनों में हल्के से मध्यम दर्जे की थोड़ी बूंदाबांदी और बारिश हो सकती है। वहीं जोधपुर, पाली संभाग, वहीं बात करूं बाड़मेर संभाग, इन क्षेत्रों में धूल भरी आंधी भी चलने की संभावना है। आंधी चलने से थोड़ी तापमान में राहत मिली है, परंतु ये तापमान में राहत इतनी नहीं है कि जनजीवन को गर्मी से राहत मिल पाए। जनजीवन अभी भी जो लू है और तापघात है उससे ग्रस्त है। भयंकर गर्मी से पूरा प्रदेश भर, समुचित प्रदेश ग्रस्त हो रहा है भयंकर गर्मी से। जी बिल्कुल, और सिर्फ उत्तर भारत नहीं बल्कि उत्तर भारत के अलावा अगर देखा जाए तो कई जगह पर इस वक्त गर्मी की वजह से लोग काफी बेहाल नजर आ रहे हैं। संध्या, आपके पास आना चाहेंगे। अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अहम बैठक भी की। कई सारी बैठकें थी हालांकि ये, लेकिन उसमें एक बैठक हीट वेव को लेकर भी थी कि आखिर प्रशासन की तरफ से क्या कुछ इंतजाम किए जा रहे हैं, स्वास्थ्य विभाग कितना अलर्ट मोड पर है इन दिनों गर्मी को लेकर के। जी कृतिका, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल जो बैठक की है उसमें साफ तौर पर दिशा निर्देश जारी करते हुए ये कहा है, एक तो मौसम विभाग से तापमान को लेकर के जानकारी प्राप्त की गई और उसके आधार पर उन्होंने साफ स्पष्ट कहा कि अस्पतालों में व्यवस्था सुनिश्चित की जाए ताकि जो हीट स्ट्रोक के जिस तरह से मामले लगातार सामने आ रहे हैं तो उससे लोगों को किस तरह से राहत पहुंचाई जाए। अगर किसी तरह की कोई कैजुअलिटी या इमरजेंसी होती है तो लोगों को तत्काल उपचार मुहैया कराए जाए। साथ ही साथ उन्होंने तमाम राज्यों से भी कहा है कि वो लगातार तापमान पर निगरानी बनाए रखें और ज्यादा से ज्यादा इस बात पर फोकस करें कि जनजीवन और मवेशी यानी कि कोई भी पशु पक्षी, पर्यावरण या लोग हों, वो किसी भी तरह से इस बढ़ते हुए तापमान से प्रभावित नहीं होने चाहिए। खासतौर पर उनका फोकस लोगों पर है कि जिस तरह से अनेकों राज्यों से खबरें देखने को मिली, सामने आई कि लोगों को हीट वेव की वजह से और लगातार लू से प्रभावित होने की वजह से लोगों की जान पर बनाई है। तो उन्होंने साफ दिशा निर्देश जारी किए हैं कि ऐसे मामले में बढ़ने की बजाय इनमें गिरावट किस तरह से लाई जा सकती है, इस पर आपको खास फोकस रखना होगा। बिल्कुल, चलिए फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। तो जिस तरीके से अगर देखा जाए तो गर्मी की वजह से लोगों की हालत बेहाल होते हुए कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। समूचा जो उत्तर भारत है वो इस वक्त गर्मी की मार झेलता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन फिलहाल मौसम विभाग की तरफ से कोई राहत की उम्मीद नजर नहीं आ रही है। वहीं दूसरी तरफ देश में मौसम के बदलते करवट के साथ दक्षिण और पूर्वोत्तर के राज्यों में भारी बारिश से जहां गर्मी से राहत मिली तो वहीं लोगों की मुश्किलें भी बढ़ गई हैं। दरअसल तमिलनाडु के कई जिलों में भारी बारिश के साथ तेज हवाएं चल रही हैं।
राज्य के डिंडीगुल करूर जिलों में आंधी और बिजली के साथ भारी बारिश देखी गई। कर्नाटक में भारी बारिश के बाद बेंगलुरु के कुछ हिस्सों में जाम ने लोगों की मुश्किलें भी बढ़ा दी हैं। बेंगलुरु में तेज हवाओं के साथ आए तूफान के कारण कई पेड़ क्षतिग्रस्त हो गए। साथ ही ट्रिनिटी मेट्रो स्टेशन पर भी एक पेड़ के गिरने के कारण सेवाएं बाधित हो गईं। तो वहीं मणिपुर में भारी बारिश के कारण कई इलाकों में बाढ़ के पानी से जल भराव की स्थिति बन गई है, जिससे घरों से निकलने में भी मुश्किलों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने ट्वीट कर जानकारी दी कि बाढ़ के पानी को निकालने और जल भराव वाले क्षेत्रों को साफ करने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही नागा नदी के प्रवाह को बहाल करने का काम भी शुरू कर दिया गया है। और वहीं अगर बात मणिपुर की कर रहे हैं जिस तरीके से, तो मणिपुर में इन दिनों जल भराव की समस्या से पूरा मणिपुर जूझ रहा है और सभी प्रमुख नालों में कचरा भरा होने के कारण वो ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, जिससे अक्सर जल भराव की समस्या हो रही है। मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह ने इस जल भराव की समस्या को अपने संज्ञान में लेते हुए बाढ़ के पानी को निकालने और जल भराव वाले क्षेत्रों को साफ करने के प्रयासों को जारी रखा है। और वहीं मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि बाढ़ के पानी को निकालने और जल भराव वाले क्षेत्रों को साफ करने के हमारे प्रयासों को जारी रखते हुए मणिपुर अग्निशमन सेवा टीमों के उत्तरी एओसी इम्फाल में अवरोधों को हटाने और नागा नदी के प्रवाह को बहाल करने का काम शुरू कर दिया गया है। और न्यूज 18 में खबरों का सिलसिला लगातार जारी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पर खबरें और भी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस टीएमटी रिबार, निर्माण का रियल हीरो। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। डिलीवरी बॉय हैज पिक्ड योर ऑर्डर। अरे भाई पता है भूख लगी है। 30 मिनट का मैसेज नोटिफिकेशन आया था ना। मैसेज के सारे थोड़ी बैठ सकते हैं। कल आपने कुछ शेयर्स बेचे थे ना? हाँ, तो चेक किया? मैसेज आया तो था। सिर्फ मैसेज काफी नहीं है। आप शेयर मार्केट में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं ना, तो स्टॉक एक्सचेंज से आए एसएमएस या ईमेल को अपने डीमैट अकाउंट और बैंक स्टेटमेंट के साथ भी टैली कीजिए। बेटा भूख में ना दिमाग बंद हो जाता है। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। लगातार हम बात कर रहे हैं कि जिस तरीके से भीषण गर्मी पड़ रही है उसने लोगों का जीना मुहाल किया हुआ है और इसी भीषण गर्मी के बीच राजधानी दिल्ली में जल संकट भी गहराता जा रहा है। दरअसल दिल्ली के एक बड़े इलाके में पानी की सप्लाई के लिए टैंकर पर निर्भरता बढ़ती जा रही है और बहुत बड़ी आबादी को दोनों टाइम पानी नहीं मिल पा रहा। दिल्ली सरकार हरियाणा पर जिम्मेदारी डालने की कोशिश कर रही है, लेकिन हरियाणा सरकार पहले ही साफ कर चुकी है कि उसकी तरफ से पानी को लेकर कोई कमी नहीं की गई। एक तरफ दिल्ली की चिलचिलाती और भीषण गर्मी से लोग वैसे ही परेशान थे और ऊपर से दिल्ली में पैदा हुए जल संकट से दिल्ली वासी हलकान हो रहे हैं। दिल्ली के कई इलाकों में टैंकरों के जरिए पानी की आपूर्ति की जा रही है, लेकिन ये पर्याप्त न होने के कारण पानी के टैंकर को देखकर लोग उस पर झपट पड़ते हैं और सैकड़ों लोगों में अफरा तफरी मच जाती है। इसी बीच दिल्ली जल बोर्ड ने बड़ी घोषणा की है कि जिन इलाकों में सुबह और शाम पानी की सप्लाई आती है वहां हालात सामान्य होने तक अब सिर्फ एक टाइम ही पानी आएगा। साथ ही लोगों से पानी को बर्बाद नहीं करने की अपील की गई है। पानी की बर्बादी रोकने के लिए जल बोर्ड की 200 टीमें तैनात की गई हैं, जो अलग अलग इलाकों में घूमेंगी और पानी की बर्बादी पाए जाने पर 2000 रुपए का चालान काटेंगी। अवैध वाटर कनेक्शन भी काटे जाएंगे। कोई पानी नहीं आता यहाँ पर जी, खाली टैंकर आते हैं, वो भी 400 रुपए दो टैंकर आता है, 400 रुपए नहीं दो तो टैंकर नहीं आता। प्राइवेट बोरिंग से पानी लेता हूँ, 5 रुपए 10 रुपए गैलन देते हैं, उसी से गुजारा करता हूँ। समस्या समाधान तो यही है, वो सरकार ही करेगी समस्या समाधान, तो हम पब्लिक के पास क्या है। वादा कर देते हैं, वो वादे की तरह के पैसे रह जाते हैं। भाई साहब पानी नहीं आता यहाँ पे। टैंकरों से अगर पानी इस्तेमाल करते हैं तो हमें दिक्कत होती है। घर के सारे काम छोड़ के हमें पहले टैंकर भरना पड़ता है, ऑफिस में लेट पहुँचना पड़ता है। अब इतना परेशान कर रखा है गर्मियों में, हफ्ते में एक बार टैंकर आता है, वो भी 10 दिन 15 दिन के बाद दे रहे हैं, वो भी हमें जाके वहाँ टकरे खानी पड़ती हैं। हस्बैंड बताओ वहाँ जाके बैठते हैं 2-3 घंटे नौकरी छोड़ के अपनी, तब जाके कहीं जाके बड़े मुश्किल से हाथ पैर जोड़ के उनके तब जाके टैंकर आ रहे हैं। बताओ
भीषण गर्मी के बीच राजधानी दिल्ली में पानी की आपूर्ति में कमी के बीच दिल्ली की जल मंत्री आतिशी ने इसे लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को पत्र लिखा। आतिशी ने सीएम योगी और सीएम नायब सिंह सैनी से दिल्ली के लिए अतिरिक्त पानी छोड़ने का अनुरोध किया है। वहीं दिल्ली में उत्पन्न पानी संकट को लेकर बीजेपी नेता हरीश खुराना ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल के पास प्रचार और अन्य चीजों के लिए समय है, लेकिन दिल्ली में पानी के संकट से दो चार हो रही जनता के लिए नहीं। हमने रिक्वेस्ट करी है, हरियाणा से भी रिक्वेस्ट करी है, उत्तर प्रदेश से भी रिक्वेस्ट करी है कि ये समय नहीं है झगड़ने का कि किसको कितना एलोकेशन है, हरियाणा ने कितना पानी छोड़ा, उनको कितना पानी छोड़ना चाहिए। हमने तो बस रिक्वेस्ट करी है कि दिल्ली वालों को ज़रूरत है और इस समय हरियाणा की सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार दिल्ली वालों की मदद के लिए है। दिल्ली वाले पानी के लिए हाहाकार कर रहे हैं। आपने अपने भाषण के अंदर तमाम बातें कर ली, तमाम इमोशनल कार्ड खेल लिया, लेकिन एक बार भी दिल्ली के अंदर जो पानी की समस्या है उसको लेके बात नहीं करी है। जेल से अंदर तो आप लोग चिट्ठी खेल रहे थे कि दिल्ली के अंदर पानी की समस्या को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, लेकिन दिल्ली जब आप बाहर आए हैं आपके पास समय नहीं था दिल्ली की पानी की समस्या को लेके कम से कम आतिशी से बात कर लेते। वैसे तो दिल्ली सरकार पानी संकट के समाधान के लिए प्रयासरत है, लेकिन राहत कोसों दूर है। इस कठिन समय में टैंकरों से पानी आपूर्ति करने वालों की मनमानी राहत कम, समस्या ज्यादा बन गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो जहां एक तरफ दिल्ली की चिलचिलाती गर्मी और भीषण गर्मी से लोग वैसे ही परेशान थे और अब ऊपर से जल संकट से भी दिल्ली वासी हलकान हो रहे हैं। दिल्ली के कई इलाकों में टैंकरों के जरिए पानी की आपूर्ति की जा रही है। हालांकि दिल्ली सरकार हरियाणा पर जिम्मेदारी डालने की भी कोशिश कर रही है, लेकिन हरियाणा सरकार पहले ही साफ कर चुकी है कि उसकी तरफ से पानी को लेकर कोई कमी नहीं की गई है। हालांकि अब आज इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई होनी है। और वहीं बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने दिल्ली जल संकट को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल को सिर्फ अपने परिवार की चिंता है, दिल्ली की जनता की नहीं। इसी के साथ मनोज तिवारी ने कहा कि इस चिलचिलाती गर्मी में दिल्लीवासी पानी के लिए तरस रहे हैं और दिल्ली की जनता केजरीवाल से पूरी तरह त्रस्त हो चुकी है। का विलेन अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने पानी के लिए तड़पाया दिल्ली को, जिन्होंने बुजुर्गों को पेंशन के लिए तड़पाया, जिन्होंने गरीबों को राशन कार्ड के लिए तड़पा दिया, और इसके बाद भी दिल्ली की जनता की चिंता नहीं, मेरे परिवार की चिंता करना। अरे दिल्ली भी एक परिवार है जिसने आपको अरविंद केजरीवाल जी वोट दे करके मुख्यमंत्री बनाया था। आपका डिपार्टमेंट है पानी, आपका डिपार्टमेंट है इसमें सीवर को ठीक करना, आपका डिपार्टमेंट है बुजुर्गों को पेंशन देना, आपका डिपार्टमेंट है राशन कार्ड देना। दिल्ली की जनता इतनी गुस्से में है कि वो नफरत करने लगी अरविंद केजरीवाल जी से। और न्यूज 18 में खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन इसी बीच वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है। जल्द हाजिर होते हैं। You know it's only a drill, and yet you train like it is the real thing. Because one day, at a second's notice, it will be. One day, you'll come together as an invincible team, and every second you save will be a life saved. The Indian Air Force is looking for an exceptional team, a team that is truly a cut above. Join the Indian Air Force to be a cut above. डिलीवरी बॉय हैज पिक्ड योर ऑर्डर। अरे भाई पता है भूख लगी है, 30 मिनट का मैसेज नोटिफिकेशन आया था ना। मैसेज के सारे थोड़ी बैठ सकते हैं। कल आपने कुछ शेयर्स बेचे थे ना? हाँ, तो चेक किया? मैसेज आया तो था। सिर्फ मैसेज काफी नहीं है। आप शेयर मार्केट में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं ना, तो स्टॉक एक्सचेंज से आए SMS या ईमेल को अपने डीमैट अकाउंट और बैंक स्टेटमेंट के साथ भी टैली कीजिए। बेटा भूख में ना दिमाग बंद हो जाता है। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर।
और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। न्यूज अचर में बढ़ेंगे आगे और रुक करते हैं महत्वपूर्ण खबर का। दरअसल लोकसभा चुनाव के एग्जिट पोल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे टर्म की उम्मीदों के बीच भारतीय शेयर बाजार आज ऑल टाइम हाई पर खुले हैं। आपको बता दें कि शुरुआत में सेंसेक्स 2622 अंकों की बढ़त के साथ 76,583 के स्तर पर, जबकि निफ्टी 611 की बढ़त के साथ करीब 23,142 के स्तर पर खुला। फिलहाल की अगर बात करें तो अब से कुछ देर पहले सेंसेक्स 1,992 अंकों की बढ़त के साथ 75,953 के स्तर पर और निफ्टी 628 अंकों की बढ़त के साथ 23,159 के स्तर पर कारोबार करता हुआ नजर आया। वहीं पिछले हफ्ते कारोबार के आखिरी दिन सेंसेक्स 75.71 अंक की बढ़त के साथ 73,961 के स्तर पर और निफ्टी 42 अंकों की बढ़त के साथ 22,530 स्तर पर बंद हुआ था। सभी सूचकांक फायदे के साथ कारोबार करते नजर आए और सभी शेयर मुनाफे के साथ निवेशकों के लिए मुनाफा लेकर आए। और वहीं शेयर बाजार में तेजी पर बाजार विशेषज्ञ सुनील शाह ने कहा कि जब 1 जून की शाम को चुनाव प्रक्रिया समाप्त हुई और एग्जिट पोल आए तो सभी ने एनडीए सरकार की सत्ता में वापसी के संकेत दिए। ये बाजार के लिए सकारात्मक है क्योंकि बाजार पारदर्शिता और पूर्वानुमान चाहता है। इस सरकार के जारी रहने से नीति में निरंतरता आएगी। एग्जिट पोल के नतीजे बाहर आए, वो सारे के सारे यही बात के इंडिकेशन या निर्देश देते थे एनडीए की गवर्नमेंट वापस सत्ता में आएगी। अब ये मार्केट के लिए इसलिए पॉजिटिव है क्योंकि मार्केट को हमेशा विजिबिलिटी और प्रेडिक्टिबिलिटी चाहिए। तो यहाँ पे कंटिन्यूएशन ऑफ दिस डिस्पेंसेशन से क्या होता है कि पॉलिसी में कंटिन्यूटी रहेगी और उस वजह से मार्केट को लगता है कि आने वाले दिनों में क्या एक्सपेक्ट करना वो चीज़ दे कैन प्रेडिक्ट और उस वजह से सेंसेक्स आज बेस्ड ऑन द आउटकम ऑफ एग्जिट पोल इज अप बाय 2000 पॉइंट्स। और इसी पर सीधा ताजा अपडेट ले लेते हैं। हमारे साथ में हमारे सहयोगी अजय मिश्र इस वक्त जुड़ रहे हैं डीडी न्यूज रूम से। अजय, अगर देखा जाए तो काफी अच्छी खबर आज एग्जिट पोल के बाद में सोमवार का दिन आज, और आज जब बाजार खुले तो अच्छी बढ़त के साथ बाजार खुलते हुए नजर आए। कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव मैसेज ये इकोनॉमी के लिए देते हैं। देखिए, ये जो पोल्स एग्जिट पोल्स है वो तो सबसे बड़ा ट्रिगर पॉइंट है ही है, लेकिन जो अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर लगातार अच्छी खबरें आ रही हैं कृतिका, उसकी वजह से भी हमने मजबूती देखी। आपने देखा कि पूरी दुनिया में जो अनिश्चितता के बावजूद हमारी अर्थव्यवस्था 8.2% की दर से विकास की, इस साल के लिए कहा जा रहा है कि 7 से 8% की दर से विकास कर सकती है। आप जीएसटी के नंबर्स देखिए, लगातार उसमें बढ़ोतरी देखी जा रही है। 1.73 लाख करोड़ रुपए का अभी रिसेंट जो आंकड़ा आया है उसमें संग्रह दिखाई दिया। पीएमआई के आंकड़े आप देखिए, लगातार जो सर्विसेज और मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई है जिसमें नए ऑर्डर्स के आंकड़े दिखाई देते हैं, उसमें पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है। यूपीआई ने नया रिकॉर्ड तय किया है। तो ये सारे के सारे जो मजबूती के कारक हैं, आंकड़े जो हैं वो आपके फंडामेंटल्स को मजबूत करते हैं और टेक्निकल्स बाजार चूंकि उम्मीदों पर टिका रहता है और भविष्य के ऊपर निवेश करता है और उसका रिफ्लेक्शन होता है। तो ये कहा जा रहा है कि जो नीतियां हैं आर्थिक सुधारों की लगातार जारी रहेंगी। और प्रधानमंत्री ने भी आज अपने पत्र में जो संकेत दिया कि केवल आर्थिक सुधार नहीं बल्कि व्यापक सुधार आपको कई सारी दिशाओं में देखते हुए नजर आएंगे। तो इस वजह से पॉजिटिव सेंटिमेंट आपको बाजार में दिखाई दे रहा है। लगभग सारे इंडेक्स इस वक्त हरे निशान यानी फायदे के साथ मुनाफा देते हुए कारोबार करते हुए नजर आ रहा है। जी अजय, अगर स्टॉक्स की बात करें और मार्केट के सेक्टर्स की अगर हम बात करें तो कौन से सेक्टर्स और कौन से स्टॉक्स बढ़ते हुए नजर आए हैं इस बार? तो सबसे ज़्यादा जो आज तेजी दिखाई दे रहा है यूटिलिटीज़ में, जिसमें पावर सेक्टर है उसमें सबसे ज़्यादा तेजी दिखाई दे रही है। पीएसयूज जो कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं, माफ़ी कीजिएगा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम है, उनमें सबसे ज़्यादा तेजी है 6% से ज़्यादा की। 7% से ज़्यादा तेजी यूटिलिटीज़ में है। पावर स्टॉक्स में सबसे ज़्यादा तेजी दिखाई दे रही है। बीएससी ऑयल एंड गैस जो सेक्टर है उसमें 6% से ज़्यादा की तेजी दिख रही है। अदानी के जितने भी शेयर्स आप देखें, अदानी एंटरप्राइजेज, अदानी पोर्ट्स, अदानी पावर, इन सभी स्टॉक्स में 10% तक की जो तेजी है वो दिख रही है। ओवरऑल आप देखें तो जो बुनियादी ढांचे से जुड़ा हुआ क्षेत्र है, खासतौर पर एनर्जी सेक्टर जिसमें लग रहा है कि अब सरकार का फोकस और ज़्यादा तेज होने जा रहा है, वहाँ पर आपको ज़्यादा तेजी दिखाई दे रही है। लेकिन ओवरऑल ब्रॉडर मार्केट में आप देखें तो स्मॉल कैप और मिड कैप में भी
तेजी दिखा रही है, जो इस बात का संकेत है कि आपका जो मार्केट है वो डीपेन हो रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस तेजी का फायदा उठाने के लिए शेयर बाजार की ओर अपना रुख करते हुए नजर आ रहे हैं। जी अजय, अब देखिए ये तो रही एग्जिट पोल की बात, लेकिन अब नतीजे आने में 24 घंटे से भी कम का वक्त अब रह गया, क्योंकि कल सुबह 8 बजे से नतीजे आना शुरू हो जाएगा, मतगणना होगी, जिसके बाद में 11 और 12 बजे के करीब जो चीजें हैं वो लगभग साफ हो जाएंगी। तो क्या उसके बाद भी जो ये उछाल है ये बरकरार रहने की उम्मीद की जा सकती है? क्योंकि जैसा हमने कहा कि ये एक्सपेक्टेशंस के ऊपर जो बाजार है वो रिएक्ट करते हैं और ये एक मिला जुला बैरोमीटर होता है, पैमाना होता है, क्योंकि करोड़ों लोग एक साथ आपको इन्वेस्ट करते हुए वहां से पैसे निकालते हुए दिखाई देते हैं, तो आपको एक एवरेज दिखाई देता है, सेंटिमेंट दिखाई देता है। माना जा रहा है कि बजट तक, जो कि 15 जुलाई का वक्त है, वहां तक आपको तेजी दिखाई दे सकती है। बहुत सारे एक्सपर्ट्स मानते हैं कि बाजारों में अभी बबल नहीं है, यानी किसी भी तरह का आर्टिफिशियल आपको यहाँ पर तेजी दिखाई नहीं दे रही। इसका मतलब स्ट्रेंथ जो है वो बाजार में बनी हुई है और ये तेजी का सिलसिला अभी और कुछ दिनों तक जारी रहने की उम्मीद है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए अजय। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो एग्जिट पोल जब सामने आए हैं, तो एग्जिट पोल सामने आने के बाद में अब जब सोमवार का दिन है आज, तो सेंसेक्स और निफ्टी जो है वो अच्छे उछाल के साथ में खुलता हुआ हमें देखने को मिला है और साथ ही उम्मीद भी की जा रही है कि आगे भी जो ये उछाल है ये बरकरार रहेगा। तो इस पर नजर हमारी लगातार बनी रहेगी। लेकिन इसी के साथ एक और अच्छी खबर सामने आई है। दरअसल यूपीआई की लोकप्रियता अब लोगों के बीच दिनों दिन लगातार बढ़ती जा रही है और यूपीआई से मई के महीने में 14 अरब से ज्यादा ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड बना दिया गया है। ऐसा पहली बार हुआ है कि महज एक महीने के अंदर ही लोगों ने, आपको बता दें कि ज्यादा लेन देन किया है। और इस दौरान अगर हर दिन की बात की जाए तो मई महीने में यूपीआई से हर रोज औसतन 45.3 करोड़ से ज्यादा लेन देन हुआ है। तो सीधे तौर पर यूपीआई ने लेन देन का एक नया रिकॉर्ड बना लिया है। यूपीआई ट्रांजैक्शन में सालाना 59% की वृद्धि देखने को मिली है। अप्रैल के महीने की अगर हम बात करें तो यूपीआई से 13.3 अरब ट्रांजैक्शन हुए हैं और मार्च महीने की अगर हम बात करें तो मार्च महीने में यूपीआई से 13.44 बिलियन ट्रांजैक्शन किए गए हैं। और चलिए न्यूज़ 10 में अब अगली खबर का रुख कर लेते हैं, जहां दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में बीआरएस नेता के कविता व अन्य आरोपियों की आज राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी हुई। कोर्ट ने के कविता की न्यायिक हिरासत 3 जुलाई तक बढ़ा दी है। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने ईडी की सप्लीमेंट्री चार्जशीट का संज्ञान लिया था और के कविता और चनप्रीत सिंह के लिए प्रोटेक्शन वारंट जारी किया था। और वहीं जम्मू कश्मीर के राजौरी में भीषण गर्मी के कारण जंगल में आग लग गई और आग बुझाने के हालांकि प्रयास लगातार जारी हैं। इस इलाके में बीते कई दिनों से इस प्रकार की आग लगने की घटनाएं सामने आ रही हैं। फिलहाल इस आग को बुझाने की लगातार कोशिशें की जा रही हैं। और साथ ही अब बात कर लेते हैं एक हादसे को लेकर भी, जहां मध्य प्रदेश के राजगढ़ में एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया। यहां बारातियों से भरी हुई एक ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई। इस हादसे में 13 लोगों की मौत हो गई है और 18 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सभी घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो वहीं इस दुखद हादसे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने दुख भी जताया है। उत्सव, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, आनंद, उल्लास, प्रसन्नता, खुशी और ऐसी ही भावनाएं हिंदू मंदिरों में ब्रह्मोत्सव उस भावनात्मक अनुभव का शिखर है। तमिलनाडु के कांचीपुरम में वैकासी ब्रह्मोत्सव उत्सव की धूमधाम से मनाया जा रहा है। श्री वरदराज पेरुमल मंदिर में वैकासी ब्रह्मोत्सव उत्सव के अवसर पर रथ यात्रा निकाली गई, जहां यात्रा में रथ खींचने के लिए भक्तों की उमड़ी हुई भीड़ भी देखने को मिली। और न्यूज़ 10 में आगे बढ़ते हैं, अब बात कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की, जहां दक्षिण अफ्रीका में चुनाव परिणाम घोषित हो चुके हैं। चुनाव में किसी भी दल को बहुमत नहीं मिला है और ऐसा पहली बार हुआ है कि नेल्सन मंडेला की पार्टी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला। अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस यानी कि ANC ने 400 सीटों वाली नेशनल असेंबली में 159 सीटें जीती हैं। पिछले चुनाव की तुलना में इस बार पार्टी को 230 सीटें कम मिली है। किसी को भी पूर्ण बहुमत नहीं मिलने के चलते गठबंधन की सरकार बनने के आसार बढ़ गए हैं और इसी बीच ANC ने स्पष्ट कर दिया कि वो गठबंधन के लिए किसी भी ऐसी मांग पर विचार नहीं करेगी जो राष्ट्रपति सिरिल के पद छोड़ने से जुड़ी हो।
चुनाव परिणामों की आधिकारिक घोषणा के बाद राजनीतिक दलों के पास राष्ट्रपति चुनने के लिए नई संसद बैठने से पहले एक समझौते पर काम करने के लिए 2 सप्ताह का समय है। देश के पूर्व राष्ट्रपति जैकब जुमा की एमके पार्टी को चुनाव में 14% वोट मिले हैं। पार्टी तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। और अगर आज की बात की जाए तो आज विश्व साइकिल दिवस है और इसे मनाने के पीछे का उद्देश्य दुनिया भर में साइकिलिंग के फायदों के बारे में लोगों को जागरूक करना है। आइए आपको दिखाते हैं ये खास रिपोर्ट। 3 जून को पूरे विश्व में विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है। अगर आप स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हैं और साइकिल चलाना पसंद करते हैं तो यह दिन आपके लिए महत्वपूर्ण है। इस दिन का मुख्य उद्देश्य शारीरिक फिटनेस, पर्यावरण जागरूकता और सामाजिक भावना को बढ़ावा देना है। केंद्र शासित प्रदेश दमन में युवाओं का ग्रुप नियमित साइकिलिंग करता है। दमन के समुद्र किनारे राम सेतु पर यह नजारा रोज सुबह देखने को मिल जाता है। इसके साथ वापी का एक ग्रुप प्रत्येक रविवार को 100 किलोमीटर से भी अधिक साइकिल चलाता है। विश्व साइकिल दिवस की मैं आपको और तमाम जो भी साइकिलिस्ट है उन सभी को बहुत बहुत शुभकामना देना चाहता हूँ। ये जो साइकिलिंग है तो सबसे फास्ट वेट लॉस का एक बहुत ही बढ़िया एक्सरसाइज है, प्लस बॉडी स्लिमिंग के लिए इससे ज्यादा फायदा आपको कहीं नहीं मिलेगा। સાયકલ દિવસની સર્વ સાયકલિસ્ટોને ખૂબ ખૂબ શુભકામનાઓ। 3 જૂન એ વર્લ્ડ સાયકલ ડે ઘોષિત કરવામાં આવ્યો છે યુનાઇટેડ નેશન્સ દ્વારા। એનું મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય એ હતો કે સાયકલ એક એવું વાહન છે કે જે ખૂબ જ કિફાયતી છે અને ના સિર્ફ એ આપણું શારીરિક અને માનસિક સંતુલન જાળવી રાખે છે પરંતુ पर्यावरणને પણ સંતુલન બનાવી રાખવામાં ખૂબ જ ઉપયોગી નીવડે છે। सबसे यही संदेश देना चाहते हैं कि आप कुछ न कुछ करिए। मतलब मैं 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर हमने भी जब शुरुआत की थी तब हमने 5 किलोमीटर 2 किलोमीटर करके ही की, तो आहिस्ता आहिस्ता हम आगे बढ़े और अच्छा खासा ग्रुप बनाया। साइकिल एक अच्छी एक्टिविटी है जिसमें आपको थोड़ा अच्छा माहौल स्प्रेड करने को मिलता है, घूमने मिलता है, थोड़ा नेचर से साथ आप एक्टिव रहते हो। थोड़ा पॉल्यूशन फ्री एक एक्टिविटी है, अच्छी एक्टिविटी है, हेल्थ भी उसमें अच्छी रहे मेंटेन रहती है। साइकिल का क्रेज अभी भी कम नहीं हुआ। जब से साइकिल बनी है तब से साइकिल की बिक्री हो रही है। बच्चे के जन्म के कुछ महीने बाद ही साइकिल सीखने का दौर शुरू हो जाता है। साइकिल जीवन में बहुत जरूरी है। बच्चा जब पैदा होता है 6 महीने के बाद उसको वॉकर की जरूरत पड़ती है। वॉकर के बाद राइड ऑन के बाद ट्राइसिकल के बाद बाइसिकल, और अगर उसको बाइक 4 व्हीलर भी चलाना है तो पहले संघर्ष साइकिल से ही करना पड़ेगा। साइकिल नेसेसरी है, फिटनेस के लिए भी, शरीर के लिए भी, हर तरह से साइकिल जरूरी है। साइकिल चलाने से पर्यावरण के साथ साथ स्वास्थ्य को भी लाभ मिलता है। डॉक्टर भी साइकिल चलाने की सलाह देते हैं। एज ए डॉक्टर हम 30 मिनट पर डे साइकिलिंग का सजेशन करते हैं। मैं खुद भी जब भी मुझे मौका मिले मैं साइकिलिंग करता हूं और मैं बाकी सबको भी सजेशन करूंगा एटलीस्ट शुरुआत करें हफ्ते में एक दिन अपना 2 व्हीलर 4 व्हीलर छोड़ के साइकिल से ही ऑफिस जाए, साइकिल से ही घर लौटे। साइकिल के महत्व के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए यूएनओ की ओर से 2018 से 3 जून को वर्ल्ड साइकिल डे के रूप में मनाने की आधिकारिक घोषणा की गई थी। दमन से प्रदीप भावसार की रिपोर्ट, DT न्यूज। और चलिए आगे बढ़ते हुए बात खेलों की भी कर लेते हैं, जहां फ्रेंच ओपन के पुरुष युगल मैच में भारतीय खिलाड़ी कोर्ट पर नजर आएंगे। आपको बता दें कि प्रतियोगिता के तीसरे दौर में भारत के रोहन बोपन्ना और ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू एब्डन की जोड़ी भारत के श्रीराम बालाजी और मैक्सिको के मिगेल एंजल की जोड़ी से भिड़ेगी। और इसी के साथ फिलहाल न्यूज़ 10 में मेरे साथ इतना ही। मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।